स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। हमें क्वेश्चन में ना कुछ टर्म्स दे रखे हैं और हमने इन टर्म्स का मीनिंग भी एक्सप्लेन करना है और साथ में एग्जाम्पल्स भी देने हैं। सबसे पहले है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर प्योर सब्सटेंस, कोलाइड और सस्पेंशन। तो एक एक करके इन सारी टर्म्स का मीनिंग समझते हैं और साथ में फिर एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप अपने डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो: अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है वो सारा का सारा सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो चुका हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने ये वाला कंटेनर लिया, पहले आपने इस कंटेनर के अंदर वाटर को फिल किया, उसके बाद अब आप इसके अंदर ना सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हो, मतलब नमक को आप इसके अंदर डाल रहे हो। पहले आपने 1 चम्मच नमक डाला, उसको आपने डिजॉल्व किया, मिक्स किया, डिजॉल्व हो गया। फिर आपने एक और चम्मच डाला, मिक्स किया, डिजॉल्व हो गया। ऐसे आप लगातार सॉल्ट को इसके अंदर डिजॉल्व करते जा रहे हो। एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय जितना सॉल्ट इसके अंदर डिजॉल्व हो सकता था ना, उतना सॉल्ट इस सॉल्यूशन के अंदर अब डिजॉल्व हो चुका है। तो अब हम बोलेंगे कि अब ये वाला सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर उतना सॉल्यूट पहले ही डिजॉल्व हो चुका है, जितना सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है, उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के अंदर आप लिखोगे एट 293 केल्विन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। इस टेम्परेचर पे ना 293 केल्विन, इस टेम्परेचर पे आप 100 ग्राम वाटर के अंदर 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप और सॉल्ट डिजॉल्व करोगे ना तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो अनडिजॉल्व फॉर्म के अंदर इस कंटेनर के बेस पे इकट्ठा हो जाएगा। तो 100 ग्राम वाटर के अंदर अगर आपने 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व कर दिया तो मतलब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है सोडियम क्लोराइड इन वाटर का। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अगर आपने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो: अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, उस तरह के सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। A pure substance is one which consists of a single type of particles. Pure substance वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक आयरन का पीस है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो प्योर सब्सटेंस है। अगर आपके पास प्योर गोल्ड है तो वो भी प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स हैं। सिल्वर, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सारे के सारे एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स के अंदर ही आते हैं। सी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज अ कोलाइड। कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन एक ही बात है। तो अगर आपने कोलाइड की या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे: A colloid or colloidal solution is a heterogeneous mixture in which the solute particles are small enough that they cannot be seen with naked eye but remain suspended in the solution. Colloid या फिर colloidal solution
एक इस तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन वो हमेशा ही सॉल्यूशन के अंदर तैरते रहते हैं। अ कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन is a heterogeneous mixture in which the solute particles are small enough that they cannot be seen with the naked eye but remain suspended in the solution. कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन एक इस तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो हमें नेकेड आई से तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो हमेशा ही सॉल्यूशन के अंदर तैरते रहते हैं। वो नीचे जाके सॉल्यूशन के बेस के ऊपर कभी भी इकट्ठे नहीं होते, वो हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ही सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ही रैंडमली ऐसे मूव कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। और कोलाइड का ना, या कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो मिल्क है। जो मिल्क है ना, वो देखने में होमोजीनियस होता है लेकिन एक्चुअल के अंदर हेट्रोजीनियस होता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना, बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। जो मिल्क है, मिल्क भी बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है, ऐसा लगता है कि अपीयरेंस यूनिफॉर्म है, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग परसेंटेजेस में प्रेजेंट होते हैं। हर जगह पे फिक्स्ड परसेंटेज के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होते मिल्क के अंदर। तो मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डी पार्ट में पूछा गया था सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट dissolve in the solvent. The solute particles remain suspended throughout the bulk of the medium. जो सस्पेंशन होता है वो एक इस तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना, वो पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर तैरते रहते हैं। रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। रिमेन सस्पेंडेड का मतलब है तैरते रहना, और बल्क ऑफ द मीडियम का मतलब है पूरे के पूरे मीडियम का वॉल्यूम। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच solute particles do not dissolve in the solvent. The solute particles remain suspended throughout the bulk of the medium. जो सस्पेंशन होता है वो एक इस तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पूरे के पूरे मिक्सचर के वॉल्यूम के अंदर तैरते रहते हैं। और सस्पेंशन के अगर आपने एग्जाम्पल देने हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल है चॉक इन वाटर। देखो, आप ना एक गिलास पानी लो, उसके अंदर ना जो चॉक पाउडर होता है उसे डाल दो। जो चॉक पाउडर है ना, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा और आपको व्हाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे के पूरे ग्लास में तैरते हुए नजर आएंगे। तो ये आपने एक सस्पेंशन बना लिया है। सेकंड एग्जांपल है सैंड इन वाटर। थर्ड एग्जांपल है फ्लोर इन वाटर। आप चॉक को डालोगे तब भी सस्पेंशन बनेगा, चॉक के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होंगे वाटर में। सैंड के पार्टिकल्स भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। और अगर आपने पानी के अंदर आटा मिक्स कर दिया ना, फ्लोर आटा, तो उसके पार्टिकल्स भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपने एक सस्पेंशन बना लिया है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे मिक्सचर के बल्क में, पूरे के पूरे मिक्सचर के वॉल्यूम के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं, तैरते रहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हमें यहाँ पे ना काफ़ी सारे मिक्सचर्स दे रखे हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस है और कौन कौन सा मिक्सचर हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी अपीयरेंस भी यूनिफॉर्म होती है और उनकी कॉम्पोजिशन भी यूनिफॉर्म होती है। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब हर जगह पे पार्टिकल्स सेम परसेंटेज में प्रेजेंट नहीं होते।
होमोजीनियस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में हर जगह पे जो मिक्सचर के पार्टिकल्स है ना वो सेम परसेंटेज में पाए जाते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। इसका मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हर जगह पे जो मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं वो सेम परसेंटेज में प्रेजेंट नहीं होते। किसी जगह पे कोई पार्टिकल ज़्यादा परसेंटेज के अंदर होगा तो किसी और जगह पे कोई और पार्टिकल्स ज़्यादा परसेंटेज के अंदर अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले तो है सोडा वाटर। जो सोडा वाटर है ना वो तो होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर होती है। सेकंड पार्ट में था वुड। वुड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वुड के अंदर वाटर के पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स और बाकी और भी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और वो सेम परसेंटेज के अंदर हर जगह पर प्रेजेंट नहीं होते। तो जो वुड है इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एयर के बारे में। जो एयर है ना, एयर को आप बोलोगे एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे अगर आप एयर के अंदर ना डस्ट पार्टिकल्स और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें कंसीडर ना करो। अगर डस्ट पार्टिकल्स को और पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर कर लिया जाए फिर तो एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को कंसीडर ना किया जाए तो फिर एयर होमोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि एयर के अंदर चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर कंट्री की एयर के अंदर 78% ही नाइट्रोजन है, 21% ही ऑक्सीजन है, और बाकी गैसेस भी सेम परसेंटेज के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सॉइल के बारे में। सॉइल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉइल के अंदर ना जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितना भी प्लांट मैटर होता है, जो स्टोन्स होते हैं, जो सैंड इसके अंदर होती है, वो सारे के सारे इसके पार्टिकल्स सेम परसेंटेज में नहीं होते। तो सॉइल की कॉम्पोजिशन हर जगह पर सेम नहीं होती, इस वजह से सॉइल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद है विनेगर। जो विनेगर है ना वो आप ना स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एसिटिक एसिड लो और उसे फिर वाटर में मिक्स कर दो, तो ऐसा करने से विनेगर बन जाता है। विनेगर होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि विनेगर के अंदर हर जगह पे एसिटिक एसिड और वाटर के पार्टिकल्स सेम परसेंटेज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो विनेगर को ना खाना बनाने के लिए कई जगह पे यूज़ किया जाता है। तो विनेगर को फूड में ऐड करने से एक एक्स्ट्रा फ्लेवर भी आ जाता है, और साथ में इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से विनेगर को खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। तो विनेगर एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद है फिल्टर्ड टी। देखो छानने के बाद जो ग्लास के अंदर अब आपके पास चाय आ गई है ना, तो वो वाली जो टी है इट इज़ ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और बाकी सारी चीज़ें सॉल्यूट की तरह उस वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होती हैं। फिल्टर टी के अंदर भी सारी की सारी होमोजीनियस मिक्सचर की क्वालिटीज होती हैं, तो फिल्टर टी को आप होमोजीनियस मिक्सचर में ही डालोगे। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, फर्स्ट पार्ट में था सोडा वाटर। सोडा वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जो सोडा वाटर है ना वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। सोडा वाटर के अंदर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकेंड पार्ट में था वुड। वुड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो वुड है वो एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती है इसके अंदर। डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वुड मे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एलिमेंट्स इन देम। अगर आप वुड के अलग अलग सैंपल्स को लेते हो ना तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अलग अलग सैंपल्स के अंदर वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट हैं। इस रीजन की वजह से हमें कहना पड़ेगा कि जो वुड है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लिखोगे एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो एयर है ना वो भी काफ़ी सारी अलग अलग तरह की गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। और जब आप एयर को होमोजीनियस मिक्सचर बोल रहे हो उस समय डस्ट पार्टिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स को हम एक्सक्लूड करके बोल रहे हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा। अगर डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर किया जाए फिर तो बोलना पड़ेगा
कि एयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हर जगह की एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स सेम क्वांटिटी में नहीं बल्कि अलग अलग क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, और हर जगह की एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी सेम क्वांटिटी में नहीं बल्कि अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स को और पॉल्यूटेंट्स को अगर आप इंक्लूड करो तो फिर तो बोलना पड़ेगा कि एयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन हम डस्ट पार्टिकल्स को और पॉल्यूटेंट्स को इंक्लूड नहीं बल्कि एक्सक्लूड कर रहे हैं, तभी हम कह रहे हैं कि एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हमारी बुक के अंदर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, और इसका रीजन ये है क्योंकि हर जगह पे किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, हर जगह के एयर के अंदर आपको 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन मिलेगी, और बाकी सारी गैसेस भी हर कंट्री के एयर के अंदर सेम परसेंटेज के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तभी एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया था सॉइल के बारे में। तो सॉइल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वाटर, क्ले, प्लांट मैटर, सैंड, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन सॉइल इन नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस। देखो जो सॉइल है ना वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि सॉइल के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से कुछ ही हैं वाटर, क्ले, प्लांट मैटर, सैंड, न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल में से ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना सॉइल के अंदर हर जगह पर इक्वल परसेंटेज में प्रेजेंट नहीं होती हैं, अलग अलग जगह पर अनइक्वल परसेंटेजेस के अंदर ये सारी चीज़ें सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तभी हमने बोला कि सॉइल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉइल के अंदर ये सारी चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस में प्रेजेंट हैं, मतलब हर जगह पर सेम परसेंटेज में नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर अलग अलग परसेंटेजेस के अंदर प्रेजेंट हैं। फिफ्थ पार्ट में पूछ रहे थे विनेगर के बारे में। तो विनेगर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। विनेगर तो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। आपने ना थोड़ा सा एसिटिक एसिड लेना है, उसे वाटर के अंदर मिक्स कर देना है, तो जो मिक्सचर बनेगा ना उसी को विनेगर बोलते हैं। 5 to 8% आप एसिटिक एसिड लोगे और बाकी सारा वाटर लोगे, तो उनको मिक्स करने से हमारे पास विनेगर बन जाएगा, जो कि एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज इन कुकिंग फॉर इट्स फ्लेवर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब विनेगर को ना खाना बनाते समय यूज़ किया जाता है। ऐसा करने से एक तो खाने के अंदर फ्लेवर ऐड हो जाता है और साथ में इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मतलब ये फूड को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है। तो विनेगर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सिक्स्थ पार्ट में पूछा गया था फिल्टर्ड टी के बारे में। तो फिल्टर्ड टी इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो फिल्टर टी है ना वो भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर जो मिल्क होता है, शुगर होता है और बाकी जितनी भी चीज़ें आपने डाली थी वो सारी चीज़ें वाटर के अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती हैं, और वाटर के अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व होने की वजह से वो पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर ना इक्वल परसेंटेजेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, फिल्टर्ड टी इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मिल्क, शुगर and other components dissolve in water and are present in uniform composition throughout the mixture। जो फिल्टर टी है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर मिल्क, शुगर और बाकी जो चीज़ें डाली गई थी चाय बनाने के लिए वो सारी चीज़ें वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, और क्योंकि वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है ना तो उसकी वजह से वो पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर इक्वल परसेंटेज के अंदर ही प्रेजेंट होती है हर जगह पर, तभी उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको ना एक कलरलेस लिक्विड दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो जो कलरलेस लिक्विड है जो कि आपको दिया गया है वो प्योर वाटर है या फिर वो कोई और सब्सटेंस है। देखो जो प्योर वाटर होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो भी आपको लिक्विड दिया गया है ना,
आप उस लिक्विड को बॉयल करके देखोगे, अगर वो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होता है और जब आप उसे फ्रीज करो तो वो एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज होना चाहिए। जो आपको लिक्विड दिया गया है, जब आप उस लिक्विड को बॉयल करो और वो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होता है, तो इसका मतलब है कि वो प्योर वाटर है। और जब आप उसे फ्रीज करो, फ्रीज करने पे अगर वो एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्योर वाटर है। क्योंकि वाटर के अंदर अगर आपने इंप्योरिटीज को ऐड कर दिया ना, किसी और कलरलेस लिक्विड को अगर आपने ऐड कर दिया, तो ऐसा करने से उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के अंदर चेंज आ जाएगा। जो इम्प्योर वाटर होता है ना, वो कभी भी एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, ना ही एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज होगा। तो अगर आपने चेक करना है कि जो आपको लिक्विड दिया गया है वो प्योर वाटर है या नहीं, तो आप बॉयल करके और फ्रीज करके चेक कर सकते हो। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। इफ द गिवन लिक्विड boils at exactly 100 degree Celsius and also freezes at exactly 0 degree Celsius, then it is pure water. जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको जो लिक्विड दिया गया है, अगर वो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो रहा है और एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्योर वाटर है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी ना तो वो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा और ना ही वो एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि हमें जो लिक्विड दिया गया है वो प्योर वाटर है या फिर उसके अंदर किसी भी तरह की कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.